जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल दीप प्रसिद्ध विद विकल्प पर। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए एक जीएस की एक क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के आया हूँ। इसमें वैसे तो आपके 20 क्वेश्चंस है, लेकिन 20 क्वेश्चंस के जो एक्स्ट्रा फैक्ट या आपको बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ से आपके 100 से 125 के आसपास आपके क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और दोस्तों आप यकीन मानिएगा, SSC CPO, दिल्ली पुलिस और इसके बाद आपका यूपी पैट जो आपके एग्जाम्स है, यूपी पैट का तो अभी अगले महीने ही है, तो इन सभी एग्जाम्स में आपको यहाँ से क्वेश्चन हूबहू देखने को मिल जाएंगे। चलिए खैर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसके ये आपका पटियाला में। कहाँ पे है? पटियाला में। भारत की एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है और बहुत प्रमुख है, ठीक है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इसका जो नामकरण जो है आपका, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाला नाम है, 1973 में दिया गया था। तो दोस्तों ये दो क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखना। 1961 में इसकी स्थापना होती है और 1973 में इसका नामकरण किया गया था। नामकरण किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सही क्या? आपका पटियाला है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। शार केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों शार जो है ये पहला नाम है, वर्तमान में इसे ही कहा जाता है आपका, इसको वर्तमान में कहा जा रहा है आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। अब दोस्तों आप सभी लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, ये कहाँ पे? आपका श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर है। श्रीहरिकोटा से हम लोग अपने जितने भी हमारे एक तरह से सैटेलाइट है उनको हम लोग लॉन्च करते हैं, ठीक है। चलिए खैर अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस आंदोलन की जो शुरुआत की तो 1923 ईस्वी में दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। बहुत सारे लोग जो धर्म परिवर्तित करके दूसरे धर्मों में चले गए थे, उनको वापस अपने धर्म में लाने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था जिसको शुद्धि आंदोलन कहा गया है, ठीक है। तो शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? आपका दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती की एक पुस्तक है, आप सभी को पता है 1875 में इन्होंने एक आर्य समाज है, जो आपका आर्य समाज की स्थापना की थी। एक क्वेश्चन आपका ये बन जाता है। साथ साथ इनकी एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, ये भी आपकी इनकी पुस्तक है, ठीक है। इनका एक नारा भी रहा है, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। दोस्तों यहाँ से आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन जो के तो हूबहू देखने को मिलेंगे। दयानंद सरस्वती से संबंधित कुछ फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। 1875 ईस्वी में इन्होंने किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी, ये आपने समझा है। सत्यार्थ प्रकाश इनकी एक बुक है, ये इनकी एक बुक है, ठीक है जी। इन्होंने लिखे। वेदों की ओर लौटो का नारा भी इन्होंने दिया था, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, राजा राम मोहन राय, इन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना। ब्रह्म समाज आपको देखने को मिलेगा कि, तो ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की थी। राजा राम मोहन राय ने ही भारत में आपका सती प्रथा का अंत करवाया था, कर्नल सलीमन की सहायता से। उस समय वायसराय विलियम बेंटिक हुआ करते थे। ये 1829 की बात है। स्वामी विवेकानंद, इनकी याद में भारत में एक दिवस मनाया जाता है जिसे युवा दिवस कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? युवा दिवस। किसकी याद में? आपका स्वामी विवेकानंद की याद में। और कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। 1893 में 1893 में शिकागो में एक धर्म सम्मेलन हुआ था। अमेरिका का एक शहर है शिकागो, उसमें एक धर्म सम्मेलन हुआ था। तो भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया था? आपका स्वामी विवेकानंद ने लिया था। केशव चंद्र सेन, इनके बारे में कोई ज़्यादा पॉइंट नहीं बनते हैं, लेकिन हाँ, जो ये दयानंद सरस्वती की पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश, इसको हिंदी में लिखने के लिए इन्होंने ही कहा था, ठीक है। तो ये जो डिटेल थी शुद्धि आंदोलन से संबंधित, जो आपके फैक्ट थे, आपके ऑप्शन थे, इनके बारे में थी। चलिए अगले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, नेशनल पुलिस अकेडमी कहाँ स्थित है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसी का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, इसी का नाम है। और दोस्तों ये कहाँ पे स्थित है? आपकी हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित है वर्तमान में। तो नेशनल पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है आपकी? ये हैदराबाद में। और इसी का नाम क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल अकादमी। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। लोलक की समय अवधि किस पर निर्भर करते हैं? लोलक अथवा पेंडुलम, इसकी जो समय अवधि दोस्तों निर्भर करते हो आपकी इसकी लंबाई पर करते हैं। एक फॉर्मूला है, T = 2 पाई √L/G।
यहाँ जो आपकी इसकी जो समय अवधि डिपेंड करती है दोस्तों, सीधे सीधे किस पर डिपेंड करती है, आपकी इसकी लंबाई पर। तो क्वेश्चन इसका आंसर क्या आपका लंबाई पर। दोस्तों क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लग रहा है, आप इस बारे में वीडियो के बाद में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जितने क्वेश्चन मैं आपको तैयार करा रहा हूँ बस इनको बहुत अच्छे से आप लोग तैयार कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम्स में जो तो मिलने वाले हैं। लोलक से 1-2 क्वेश्चन और बनते हैं। गर्मियों के मौसम में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है और सर्दी के मौसम में ये आपकी घट जाती है। ठीक है जी, चलिए खैर आगे की तरफ अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कमरे को ठंडा किया जा सकता है तो पानी के बहने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से, रसोई गैस से और ठोस पिघलाने से। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा आपका, संपीड़ित गैस को छोड़ने से, इसका राइट आंसर है। तो इसका छठे का आंसर आपका बी ऑप्शन। 7वां क्वेश्चन आपके सामने, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है। आपके पास 4 ऑप्शन है। एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, पौधों से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। बिल्कुल ना तो ये हो सकता ना ये हो सकता, रंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता, ये भी आपको है। तो इसका सही आंसर है एक प्रिज्म के माध्यम से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, आप सभी ने जब एक श्वेत प्रकाश या सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। वे 7 रंग आपके इस प्रकार है, VIB, विव, GYOR। दोस्तों इनका ध्यान रखना। अब मैं यहाँ आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, आपके एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। आप लोग इस प्रकार से इधर को चलिएगा, इस प्रकार से, और मैं यहाँ 2 बातें लिख रहा हूँ। यहाँ अगर हम इधर से इधर को चलेंगे तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों, तरंग दैर्घ्य का बढ़ता क्रम, और दूसरा पॉइंट है दोस्तों आवर्ती व ऊर्जा का घटता क्रम। दोस्तों यहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस मिलेंगे। देखिएगा क्या है, अगर जैसे इधर को हम लोग बढ़ रहे हैं तो तरंग दैर्घ्य आपकी बढ़ रही है, यानी कि मैं कह सकता हूं सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस रंग की है, तो आपकी वोयलेट की है, और सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य आपकी रेड की है। तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, आपकी लाल की होती है, और सबसे कम आपकी बैंगनी की होती है। साथ साथ देखा जाए तो किस रंग की आवर्ती, यहाँ लिखा हुआ ना आवर्ती तथा ऊर्जा का घटता हुआ क्रम, तो किस रंग की आवर्ती सबसे ज्यादा है, तो वोयलेट की है, और किस रंग की आवर्ती सबसे कम है, तो वो किसकी है, लाल की है। इस ट्रिक को आप ध्यान रखना, एग्जाम हॉल में कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। विव ग्योर को लिखिएगा, इसके नीचे लिखा हुआ है मैंने, जब हम इधर को चलते हैं, दोस्तों ध्यान से समझना, जब हम इधर को चल रहे हैं तो तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम और आवर्ती एवं ऊर्जा का घटता हुआ क्रम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था आपका, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, शायद स्पष्ट आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। चलिए, प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण आपका न्यूक्लियस में यानी कि केंद्रक में, जी नहीं, और आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, जी नहीं, क्लोरोप्लास्ट में, जी हाँ। इसका सही आंसर आपका ये है, ये भी आपका नहीं है, तो ना तो ये है, ना ये है, और ना ये है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही आपका क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल, जिसके कारण पेड़ पौधों की जो पत्ती होती हैं उसका रंग कैसा होता है, आपका हरा होता है। कैसा होता है दोस्तों, हरा रंग होता है पेड़ पौधों की पत्तियों का। इसमें एक तत्व पाया जाता है क्लोरोफिल में आपका, मैग्नीशियम। कौन सा जी, मैग्नीशियम तत्व के कारण इसके जो पेड़ पौधे की जो पत्ती होती है उनका रंग कैसा होता है, हरा होता है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, जो कोशिका होती है यानी कि सेल, 2 होती है, एक आपकी जंतु कोशिका, एक आपकी जंतु कोशिका, एक होती है आपकी पादप कोशिका। तो ये जो लवक होता है, एक क्लोरोफिल लवक में पाया जाता है। लवक एक आपका कोशिका के अंदर एक हिस्सा होता है, वो आपका जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तो दोस्तों ये पादप कोशिका में लवक पाया जाता है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम से बना हुआ है कि किस अंग को पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं, किचन ऑफ द प्लांट सेल्स किसे कहते हैं, तो आपका लवक ही है। क्योंकि इसमें भोजन तैयार हो रहा है पेड़ पौधों का, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पादप कोशिका का रसोई घर बोलते हैं। तो इसके बारे में 2-3 पॉइंट मैंने आपको बताया। क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, इसी के कारण हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है। ठीक है, कोशिका 2 है आपकी, एक जंतु कोशिका, एक पादप कोशिका। पादप कोशिका में लवक पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। तो जो आपका लवक है इसे पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। चलिए खैर अगले क्वेश्चन की दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मा समाज की स्थापना, ये राजा राम मोहन राय, इसका सही आंसर। केशव चंद्र सेन, इनके बारे में मैंने आपको अभी बताया था। दयानंद सरस्वती के बारे में भी आपको बताया था। देवेंद्र नाथ टैगोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1839, मुझे लग रहा है यूपी पैट में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, बिल्कुल आप लोग इसको स्टार कीजिएगा। ये इसका आंसर तो वैसे ये है, लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। ये आपकी कहाँ की गई थी? आपकी कलकत्ता में की थी। तो देवेंद्र नाथ टैगोर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम से बन सकता है। चलिए खैर अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। 10वां क्वेश्चन आपका है, जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया। ठीक है, जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था जो जहांगीर के दरबार में आया? पीटर मुंडी, फादर टॉमस, रोल्फ फिंच और आपका सर टॉमस रू। दोस्तों इनका जो एक तो आपका सबसे पहले आपका विलियम हॉकिंस आया था। चूंकि विलियम हॉकिंस ऑप्शन में नहीं है, कैप्टन हॉकिंस जो नाम है वो ऑप्शन में नहीं है, तो हम लोग लगा देंगे नाम क्या? सर टॉमस रो। तो इसका ये आंसर है। ये लगभग 1613-14 के बीच में आए, 14 में आपके भारत आए थे। तो आपका ये टॉमस रो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर नहीं तो कैप्टन हॉकिंस इसका सही आंसर होगा। चलिए खैर आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। अच्छा, जैसे जो जहांगीर है, जहांगीर का जो शासनकाल रहा है 1605 से लेकर के और 1627 ईस्वी तक रहा है। इसके शासनकाल में एक स्वर्ण जंजीर लगी हुई थी। स्वर्ण जंजीर, सोने की जंजीर, इसे ही न्याय की जंजीर भी कहा गया है। और ये बहुत प्रसिद्ध चित्रकार भी था। क्वेश्चन आपसे एक पूछा जाता है कि किस मुगल शासक के शासनकाल में चित्रकला अपने स्वर्णिम काल में थी? तो किसके शासनकाल में? आपका जहांगीर के शासनकाल में। चलिए खैर अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? दोस्तों ये भारत के 4 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पूर्वी बिंदु वालांगू, सबसे पूर्वी बिंदु दोस्तों वालांगू, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में, ARP में यहाँ लिख रहा हूँ। सबसे पश्चिमी बिंदु, अच्छा इसको कीबाथू का नाम भी दिया गया है, कीबाथू। सबसे पश्चिमी बिंदु आपका सर क्रीक, दोस्तों इसी का नाम है गौर माता। ये आपका कहाँ है? गुजरात में, ये गुजरात में है। ठीक है। सबसे उत्तरी बिंदु आपका इंद्राकोल, ये आपका कहाँ है? जम्मू में। और दोस्तों सबसे दक्षिणी बिंदु भारत का माना जाता है इंदिरा पॉइंट। ये आपका कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ से 2 प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए, अगर दक्षिणतम की बात है तो इंदिरा पॉइंट कहलाता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? इंदिरा पॉइंट। लेकिन आपसे पूछा जाए कि मुख्य भारत का दक्षिणी बिंदु, या फिर इसको पूछ सकता है कि प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी बिंदु, तो दोस्तों एक नाम आता है केप केमोरिन। क्या नाम आता है? केप केमोरिन। ये आपका तमिलनाडु में है। तो ये मुख्य भारत का, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी बिंदु आपका माना जाता है। लेकिन ओवरऑल या पूरे भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है। तो सबसे पश्चिमी कौन सा? वालांगू या कीबाथू। सबसे उत्तरी कौन सा है? इंदिराकोल। पश्चिमी कौन सा है? उसको ये पूर्वी है आपका वालांगू या कीबाथू, ये आपका पश्चिमी सरगरी या गौर माता। ठीक है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट आपका सबसे दक्षिणी है और आपका सबसे उत्तरी आपका कौन सा है? इंदिराकोल है। चलिए खैर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इंदिरा पॉइंट, दक्षिणतम बिंदु को। 12वां क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्य विधानसभा। देखो दोस्तों, दोनों सदनों के सभी सदस्य नहीं होते, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा बैठता है और बहुत ज्यादा नॉलेज वाला भी क्वेश्चन है। देखो, राष्ट्रपति की जो निर्वाचन होता है उसमें जो आपका हिस्सा लेते हैं लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस जितनी भी भारत में विधानसभा है। अब हम उन्हें राज्यों की विधानसभा नहीं कह सकते, चूंकि एक यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, एक आपका यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर। तो इनके भी जो विधानसभाएं हैं इनके भी आपके हिस्सा ले सकते हैं, उनके निर्वाचित सदस्य। जैसे अब हम बात करें जम्मू कश्मीर में अभी भंग चल रही है, लेकिन दिल्ली की जो विधानसभा है वो अभी एक्टिव है, वो आपकी चालू है, तो उसके जो निर्वाचित सदस्य है वे भी भाग ले सकते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य प्लस सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। दोस्तों यहाँ राज्य शब्द का मतलब है जहां जहां विधानसभा है उन सभी के सदस्य। अच्छा,
राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की प्रक्रिया है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे किस देश के संविधान से ली गई है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए मैं तब तक अगले क्वेश्चन 13वें क्वेश्चन पे चलता हूँ। मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत। दोस्तों ये कायिक जनन अलैंगिक जनन, ये दोस्तों इसका सही आंसर है लैंगिक जनन, इस पर ये आधारित है। मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। आनुवंशिकता का पिता किसको कहा जाता है आपका ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। इन्होंने जो प्रयोग किया था वो मटर के पौधे पर किया था, मटर के पौधे पर इन्होंने ये प्रयोग किया था आनुवंशिकता वाला। ठीक है दोस्तों, चलिए खैर आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। 14वां क्वेश्चन, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है वह है। दोस्तों देखो, चंद्रगुप्त मौर्य का जो विशिष्ट रूप से वर्णन मिलता है वो विशाख दत्त का एक ग्रंथ है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, इसमें इनका विशिष्ट रूप से वर्णन मिलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विशाख दत्त। इसके अलावा शूद्रक की एक पुस्तक है, इनका एक ग्रंथ है मर्च कटिकम। मर्च कटिकम आपसे क्वेश्चंस जरूर पूछा जाएगा, इनमें से कोई एक जरूर पूछा जाएगा। अशोक घोष की जो पुस्तक है, एक आपका बुद्ध चरितम, बुद्ध चरितम, और दोस्तों एक आपका सरिपुत्र प्रकरण, सरिपुत्र प्रकरण। ये महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो आपका एक ये है और आपका एक, इसके अलावा भास की कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाए। चलिए खैर मैं आगे अगले को। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य ये किस वंश का संस्थापक था? मौर्य वंश का। किस वंश का? मौर्य वंश का। मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र अथवा पटना हुआ करती थी, और इन्होंने किसको हराया था? घनानंद को गद्दी से हरा करके पहले गद्दी पर बैठे थे। और पहला जो एक तरह से अखंड भारत का जो सपना था चाणक्य का, वो भी आपका इन्होंने पूरा किया था। जो आपका कुछ हिस्सा बच गया था वो आगे चल करके अशोक ने पूरा कर दिया। चलिए खैर आगे चलते हैं। 15वां क्वेश्चन, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रणाली का पता लगाया था, तो वो कहाँ पे है? धोलावीरा में, लोथल में, कालीबंगा में, आपका आलमगीरपुर में। दोस्तों धोलावीरा, धोलावीरा इसका सही आंसर है। धोला का मतलब होता है सफेद। धोला का मतलब दोस्तों क्या है? सफेद। और वीरा का मतलब होता है कुआं। और ये नाम से आपका निकल रहा है, नाम से आपका क्लियर हो रहा है। आपका सफेद कुआं यानी कि बहुत बेहतरीन जो जल प्रणाली के जो अवशेष मिले हैं, उन्नत जल प्रणाली के अवशेष मिले, वो आपके धोलावीरा में। धोलावीरा आपका गुजरात में पड़ता है। दोस्तों लोथल ये गुजरात में है, ये प्रमुख बंदरगाह रहा हुआ है। कालीबंगा ये राजस्थान में है। यहाँ से आपका काली का मतलब काली होता है, बंगा का मतलब चूड़िया, तो काले रंग की चूड़िया के अवशेष यहाँ से मिले हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से जुते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं, मिश्रित खेती के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा एक आलमगीरपुर है, ये यूपी में पड़ता है, यूपी के मेरठ जिले में पड़ता है। यहाँ से मर्द भांड मिले हैं। दोस्तों मैं 4 पॉइंट लिख देता हूँ, ये लीजिएगा, मैंने हल्का सा मैप बनाया है। ये जो सभ्यता है आपकी, वैसे तो अगर मैं बात करूँ हड़प्पा सभ्यता की आकृति कुछ इस प्रकार थी। तो ये इसका सबसे पश्चिमी बिंदु है, इसको कहा जाता है आपका सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर। ये सबसे उत्तरी बिंदु आपको जो आपका ये मांडा है। मांडा कहाँ पड़ता है? आपका जम्मू में पड़ता है, चेनाब नदी के तट पर। दोस्तों सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर, इसकी खोज पंडित यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा 1958 में की गई थी। ये मेरठ में पड़ता है, यूपी में है। ये जे&के के जम्मू कश्मीर में है। और मैं सबसे दक्षिणी की बात करूँ तो ये आपका दैमाबाद है। दैमाबाद है आपका, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इनकी शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। इनकी अगर मैं नदी भी बताऊं तो मांडा चेनाब नदी के तट पर है। इसको मैं अलग से लिख देता हूं, मांडा दोस्तों चेनाब नदी के तट पर, चेनाब नदी के तट पर। सूतकांगेडोर दाश्क नदी के तट पर है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर है। और जो दैमाबाद है ये परवरा नदी के तट पर है। दोस्तों ये हड़प्पा सभ्यता के चारों स्थल है। कौन कौन सी दिशा में सबसे लास्ट में कौन सा पॉइंट पाया जाएगा, और उनकी मैंने नदी भी आपकी लिख दी है। दोस्तों इन सारे फैक्ट को आप लोग जो मैं बोल रहा हूँ, इन सारी चीज़ों को वीडियो को रोक करके बाद में लिखते रहना। ठीक है, ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए हड़प्पा नामक गाँव ये पाकिस्तान में पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता की जो खोज थी वो किसने की थी दोस्तों? तो एक नाम आता है आपका 1920 ईस्वी में
दयाराम साहनी, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी, और 1922 में आपका राखालदास बनर्जी, इन्होंने आपका 1922 में जो आपकी खोज की गई थी वो आपकी हम कह सकते हैं मोहनजोदड़ो की गई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? चीनी यात्री जो हेनसांग है इसने किस विद्यालय में अध्ययन किया था? तक्षशिला, विक्रमशिला, मगध और नालंदा? नहीं दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय में चीनी यात्री जो आपके हेनसांग थे इन्होंने अध्ययन किया था। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, हेनसांग किसके शासनकाल में आया था? दोस्तों नाम याद रखना, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग भारत में आया था और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में एक रह करके पढ़ाई की थी। तो एक क्वेश्चन बनता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो गुप्त वंश से एक राजा थे कुमारगुप्त। गुप्त वंश के एक राजा थे कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। एक सवाल आपसे और बनता है क्या कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया? ये तो इनके द्वारा स्थापना हुई, इसको ध्वस्त किसके द्वारा किया गया था? इस पर आक्रमण किया गया था। तो एक नाम बनता है आपका बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी के द्वारा दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को आपका ध्वस्त किया गया था। ठीक है, चलिए खैर, और जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है ये पूरी दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है और ये है भी वर्तमान में कहाँ पे है? पाकिस्तान में। पहले भारत में हुआ करता था, चूंकि पहले पाकिस्तान का अस्तित्व नहीं था, पाकिस्तान का अस्तित्व आपका अब आया है, तो अब ये एक तरह से हम कह सकते हैं अब फिलहाल पाकिस्तान में है, लेकिन तक्षशिला विश्वविद्यालय पूरी दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए खैर आगे क्वेश्चन कीजिए। 17वां क्वेश्चन है ब्लैक पैगोडा। ब्लैक पैगोडा ये एक तरह से सूर्य मंदिर को कहा जाता है और ये सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है। कोणार्क एक जगह है, वहां पे आपका स्थित है। तो ब्लैक पैगोडा के नाम से किसको जाना जाता है? आपका कोणार्क के सूर्य मंदिर को जाना जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का और आंसर देना है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, स्वर्णिम पैगोडों का देश, स्वर्णिम पैगोडों का देश किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसको सर्च कीजिएगा और ढूंढ करके जरूर बताइएगा किस देश को स्वर्णिम पैगोडों का देश कहा जाता है। चलिए खैर, खजुराहो के मंदिर आपके मध्य प्रदेश में है, आप लोग नोटिस कर सकते हो। मदुरै आपका तमिलनाडु में से मंदिरों की पुण्य भूमि के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, और इसमें मदुरै में आपका मीनाक्षी मंदिर भी है जो भारत का बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है। दोस्तों मैं जितने पॉइंट बोल रहा हूँ बस इनको बहुत अच्छे से नोटिस करते हुए चलेगा। मैं चाहता हूँ कि वीडियो बहुत कम टाइम की बने लेकिन आपको नॉलेज ज़्यादा दी जाए। एक एक चीज़ को अगर मैं यहाँ लिखूँ तो समय ज़्यादा लग जाएगा। दिल्ली पुलिस और आपके एग्जाम्स है उनमें आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता है, ना कि ज़्यादा लिखने की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, बस प्रैक्टिस कीजिएगा। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्न में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका स्वामी विवेकानंद है। स्वामी विवेकानंद की पश्चिम की यात्रा यानी कि अमेरिका की यात्रा के बाद जो उन्होंने यात्रा की श्रीलंका से लेकर के और अन्य देशों तक, तो उसके आधार पर ये सारी चीज़ें लिखी गई है। उसके संस्मरण में ही ये बातें लिखी गई है। एक पुस्तक है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। आप सभी को पता है इनके बारे में मैंने आपको फैक्ट बता भी दिए थे इस वीडियो के शुरुआत में। वी.डी. सावरकर इन्होंने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का है। ये क्वेश्चन भी आपका यूपी के एग्जाम से बहुत महत्वपूर्ण बैठता है और आपका दिल्ली पुलिस में भी आपको बहुत अच्छा बैठता है। तो इसके अलावा एक नाम है एनी बेसेंट, ये आयरिश लेडी थी। एनी बेसेंट एक क्या थी? आयरलैंड की रहने वाली थी। कहाँ की थी दोस्तों? आयरलैंड की रहने वाली थी। और ये वो लेडी है जो भारत में होम रूल लीग आंदोलन को लाई। इसके अलावा इनसे क्वेश्चन बनता है कांग्रेस की पहली महिला जो अध्यक्ष बनी कांग्रेस की, तो कौन थी? एनी बेसेंट थी। चलिए खैर, रामकृष्ण परमहंस गुरु थे किसके? स्वामी विवेकानंद के। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 19वां क्वेश्चन है दांडी यात्रा के साथ निम्न में से क्या प्रारंभ हुआ? तो दांडी यात्रा आप सभी को पता होगा, मैं इसके बारे में आप लोगों को बता दूं। ये 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी और ये 6 अप्रैल 1930 तक आपकी चली। कुल 24 दिन की ये यात्रा थी। इसमें महात्मा गांधी के साथ 78 सहयोगी ने भाग लिया था। इसमें 241 माइल बोलते हैं या 385 किलोमीटर की कुल यात्रा की गई थी। और इतनी यात्रा करने के बाद एक जगह है दांडी,
साबरमती से साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत हुई थी और एक जगह डांडी पे जाकर के एक समुद्र में नमक बनाया था समुद्र के किनारे, तो नमक कानून तोड़ा था। तो डांडी यात्रा आपकी इससे समझ है। अब क्वेश्चन है कि ये इसके तहत कौन सा आंदोलन शुरू हुआ है। होम रूल लीग आंदोलन 1916 का है, ठीक है। इनको आयरलैंड का ये मूलतः माना जाता है। भारत में 2 लोगों को इसको श्रेय दिया जाता है, एनी बेसेंट और आपका बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने मार्च 1916 में आपका ये पुणे में स्थापना की थी, और हम बात करें एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना मद्रास में की थी सितंबर 1916 में। असहयोग आंदोलन 1920 का है, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये दोस्तों 1930 का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका यही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 1942 का, ठीक है दोस्तों। तो ये इसके बारे में क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, एक सवाल मैं आपको बता देता हूँ। असहयोग आंदोलन है, इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी, और इसी दिन हमारे भारत के एक महान क्रांतिकारी बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। तो सुबह उनकी मृत्यु हुई थी, फिर ये आंदोलन शाम को शुरू किया गया था। और क्वेश्चन आया हुआ है कि असहयोग आंदोलन का एक अन्य नाम और भी है अगस्त क्रांति। अगस्त क्रांति हो सकता है आप लोगों को ये क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिल जाए। निम्न में से किस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। चलिए खैर दोस्तों, अगले क्वेश्चन से मैं फिर कह रहा हूँ, जितने मैं फैक्ट आपको बता रहा हूँ इन सारों को नोटिस कीजिएगा, बोर्ड को देख लीजिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से अगर आप लोगों को लेना है। बाकी सब चीज़ों को क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैं बोल भी रहा हूँ उनको भी नोटिस करते हुए चलिएगा, कुछ मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हर चीज़ लिखनी पॉसिबल नहीं है, समय में ज़्यादा लगेगा। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, करो या मरो का नारा निम्न आंदोलनों में से किसके साथ संबंधित है। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये समझिएगा, ये जो करो या मरो का नारा है ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। 8 अगस्त 1942 को यह आंदोलन दिया गया था, डू और डाई, करो या मरो, महात्मा गांधी के द्वारा। अब आपसे क्वेश्चन बनता है दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है, क्या ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन में जो भारत छोड़ो शब्द है ये किसने दिया था। तो एक नाम आता है यूसुफ मेहर अली। तो दोस्तों सवाल हो सकता है आपसे ये पूछा जाए, भारत छोड़ो शब्द किसने दिया, यूसुफ मेहर अली ने। इसका प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, और इसको आम जन तक जो फैलाया था वो महात्मा गांधी के द्वारा फैलाया गया था। तो इसीलिए एक तरह से एक नाम आता है महात्मा गांधी का, इन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। स्वदेशी आंदोलन 1905 का है, जब बंगाल विभाजन हुआ था, करजन के द्वारा किया गया था। असहयोग आंदोलन 1920 में है। सविनय अवज्ञा आंदोलन अभी आपको पता है 1930 में, डांडी यात्रा, ठीक है। तो दोस्तों इससे संबंधित फैक्ट ये थे, ठीक है। तो खैर आज की वीडियो में दोस्तों ये 20 क्वेश्चन थे, सारे समाप्त हो चुके हैं। इससे पहले जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं सारे आपके सामने हैं, आप लोग वीडियो को रोक करके देख सकते हो। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं उसके आप लोग स्क्रीनशॉट उनके आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के उत्तर जरूर बताइएगा दोस्तों। अगला टॉपिक क्या होना चाहिए और किस मुद्दे पर वीडियो बननी चाहिए दोस्तों, उसके बारे में बताइएगा, या इस प्रकार के मैं क्वेश्चन आपको देता रहूँ इसके बारे में आप लोग अपने विचार जरूर दीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा इस बारे में जरूर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।